इस सवाल में अपने को क्या बोल रहा है, ये सवाल पढ़ें। ये सवाल में अपने को बोल रहा है आरएलसी सर्किट है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दे रखा है सबके, है ना। तो ईएमएफ ऑफ द सोर्स वोल्टेज निकालना है। ट्राई करिए क्या। हम लोग ऐसा बात किए, टोटल ईएमएफ कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी अपॉन, है ना, का स्क्वायर रूट सब किए हैं अपन। जरा ट्राई करे तो बेटा, ट्राई करिए तो जरा। आया क्या, आया बेटा, आया आया आया, जल्दी बता। बहुत आसान सा सवाल है यार, जल्दी सॉल्व करिए। चलो आया, आया, चलो 3 बच्चों ने लिख दिया, आ गया है। चलिए बेटा, इसको हम लोग निकालें। मैं वापस से चलो आपके लिए ड्रॉ कर ही देता हूँ कि अपने पास क्या क्या दिया हुआ। अपने पास ये है आर, जैसे आप वी आर यहाँ पर बोल देंगे। कौन सा ज्यादा है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर ज्यादा बोल रहा है ना, तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है 100, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है 100, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर दिया हुआ है अपने पास 60। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल अक्रॉस वी सी माइनस वी एल, वो आप बता सकते हैं। तो वी सी माइनस वी एल वो आया 40 के बराबर, ये है 30 के बराबर। तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो अपन लिख सकते हैं वी वी किसके बराबर हो जाएगा, वी किसके बराबर आएगा, ये कैसे आया लिख दे रहा हूँ, 60 100 माइनस 60 के बराबर। तो ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 50। ठीक है, यह है आपका आंसर। चलो अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। इस सवाल को करें, बताएं। आया ना, बहुत आसान सा सवाल है बेटा, सभी का आ गया। तो हम लोग z इज इक्व टू इम्पिडेंस इज इक्व टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस अपने पास क्या होता है एक्सएल माइनस एक्सी, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। तो ये कितना लिख सकते हैं अपन, 100 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2, 2 का स्क्वायर, 104 आ गया। अंडर रूट ऑफ 104 निकाले तो वो आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, इस सवाल को करें बेटा सभी लोग, ट्राई करिए इस सवाल को। चलो, बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि इसका सवाल आ गया है, ये जवाब आ गया, फिर भी मैं आपको हिंट तो एटलीस्ट बता ही दूंगा। आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर्स एंड इंडक्टर दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। इफ द इक्वेशन आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर्स एंड इंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो रेसिस्टर्स और इंडक्टर दिया है, ठीक है। अगर पीक वोल्टेज अक्रॉस अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज वो दिया हुआ अपने पास, देन पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा। अपन जानते क्या है, अपन क्या जानते, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। यहां से आपको 3 चीजें दी गई हैं, वी एल माइनस, ठीक है, और ये अपने को निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं इसको यहां से, ठीक है। अगले सवाल पे आइए, सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा। अगला सवाल आए, इस सवाल को करें, ट्राई करें इसको करने का। क्या? देख बेटा, क्या बोल रहा है ये सवाल, आ गया है, आ गया है, चलो अच्छी बात है। देख लेते हैं, फिर भी अपन बता देते हैं। इसमें अपने पास आर एल एन सी दिया है। जब फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो मैंने क्या बताया था, जब जीरो फ्रीक्वेंसी हो, है ना, यानी टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट टाइम पे जब जीरो फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा। और स्टडी स्टेट पे कौन करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो इस टाइम पे कैपेसिटर से करंट कितना जाएगा, जीरो जाएगा, मतलब सर्किट कट जाएगा। तो उस टाइम में जीरो हो गया। जब फ्रीक्वेंसी अगर आप कितना कर दें, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होता है, मतलब टी इज इक्व टू जीरो, और टी इज इक्व टू जीरो इंडक्टर से करंट नहीं जाएगा, मतलब इनिशियल और फाइनली हमेशा ये करंट सर्किट में करंट जीरो ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इज 4, ठीक है। आइए अगले पे, इसको ट्राई करें। तो इस सर्किट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसका डायग्राम को थोड़ा समझे। ये डायग्राम थोड़ा सा अपने को दिमाग में कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। तो ये अपने पास रेसिस्टेंस है, यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे अपने पास कैपेसिटेंस लगा दिया, और यहाँ पे इंडक्टर, चलो पहले इंडक्टर ही लगा देते हैं। आ गया है क्या, आया है, आ गया है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक दो बच्चे के लिए भी अपन जरूर बताएंगे। आइए, अब यहाँ पर अपने पास इंडक्टर लगाया हुआ है, और इसके बाद कैपेसिटर लगाया है, और यहाँ पे नीचे में अपने पास वोल्टेज दिया गया, कितना 110 का, ठीक है। इन दोनों के अक्रॉस वोल्टमीटर, इधर अपने पास एमीटर। तो अपने को क्या बताना है कि एमीटर का रीडिंग कितना होगा, ठीक है।
चलो बहुत अच्छा, पहले z निकाल दे हम लोग। z दिया हुआ है कि अपने पास एक्सएल एक्सी सभी दिया है। देख ये दोनों क्या कंडीशन है, रेजोनेंस का कंडीशन है, तो किसी काम का नहीं, z इज इक्वल टू आर आ गया, है ना। एक्सएल एक्सी बराबर है तो रेजोनेंस कंडीशन है, z इज इक्वल टू आर आ गया। तो करंट की वैल्यू कितनी आई, ईएमएफ जो कि है 110 अपॉन 55, यानी वैल्यू आ गया 2। डायरेक्टली आंसर। समझ में आया क्या। इस सवाल को सिंप्लीफाई करें, जिसमें क्या क्या दे रखा है, इंडक्टर, क्या इंडक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है अपने पास, और क्या क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट निकालना अपने को। ठीक है, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट निकालना है। ट्राई करिए अब, एक्सएल एक्सी देखे कितना आ रहा है ना, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट निकालना है। तो एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल ही हो जाएगा। ट्राई करें यहाँ पे। चलो, कुछ बच्चों का आ गया है, एक्सएल निकाल लीजिएगा। एक्सएल कैसे आता है बेटा, ओमेगा एल से आता है। एक्सी निकाल लेना, कहाँ से आएगा, ओमेगा सी से आता है। अब इन दोनों में जो रहेगा माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ओमेगा कैसे निकाल सकते हो, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई एफ के बराबर, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, ट्राई कर लेना, आ जाएगा। अगला सवाल ट्राई करें। इस सवाल को थोड़ा रुक जाए, क्योंकि ये पावर कंज्यूम का है, तो पावर कंज्यूम अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ रहे हैं, तो इसको रुक जाए, इसको रुक जाए, अगले पे आते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूजेज इतना, इट इज सप्लाइड फॉर इतना इन इतना, रेसिस्टेंस इतना। चलो सवाल को ट्राई करना, इस सवाल को भी ट्राई करना। चलो कुछ लोगों का आ गया, जिनका नहीं आया वो देखें। क्या बोल रहे सर, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी है डोमेस्टिक यूज के लिए जिसका वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, यूएसए में 110 वोल्ट है, दोनों में 60 वाट के बल्ब हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। 60 वाट का बल्ब हम लोग, जो पावर आ रहा है वो 60 वाट का है, तो रेसिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो चलो अपन को क्या पता, पावर कांस्टेंट है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो V1 स्क्वायर अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन R2। अब यहां से आप निकाले तो आंसर वैसे ही आपका आ जाएगा। ये कितना होगा बेटा, 220 अपॉन V1 बाई V2 कर दे रहा हूं मैं, तो 110 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा, R1 जो कि R है, और R2 ही अपने को निकालना है। तो सिंप्लीफाई करें तो R2 आ जाएगा कितना अपने पास, R अपॉन 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, ये सवाल को देखें, सिंप्लीफाई करें। मैं देखो बताता हूँ, अपने पास पावर ऑफ बल्ब दिया है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, है ना। तो आई कितना आ जाएगा, पावर दिया है 100 अपॉन V दिया है 300, ये आ गया आई। ठीक है, और क्या क्या दिया है अपने पास, बल्ब को रोकना है तो कितना इंडक्टेंस लगाना होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अपने पास मान लो कोई इंडक्टेंस लगा दिया, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ये बचाना है अपने को, इसकी वैल्यू है 500। ठीक है, बल्ब में कितना वोल्टेज आएगा, 300। ठीक है, बल्ब में 300 जाएगा। आइए बेटा, तो हम लोग और देखते हैं, इसके लिए पोटेंशियल हम लोग कैसे लिखते हैं, इसके लिए पोटेंशियल्स हम लोग कैसे लिखते हैं। तो यहां पर आ गया अपने पास 300 के बराबर आएगा, ये वी आर है, वी एल ऊपर की तरफ है, तो ये रहा अपने पास वी एल। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना दिया है, 500 दिया है, ये है अपने पास कितने के बराबर, वी एल के बराबर। यानी आप देखोगे तो ये पाइथागोरस दिख रहा है, और यहां से आप बता सकते हैं कि वी एल इज इक्वल टू 400 के बराबर है। वी एल किसके बराबर होता है, आई इंटू एक्सएल के बराबर होता है। ये आ गया 400, 400, है ना। आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू कितनी है वो तो हम लोग निकाल लिए। एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा, ओमेगा एल के बराबर। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ इंटू एल के बराबर। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें इसे, देखें कितना आता है, 400 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 पाई, 150 अपॉन 150 अपॉन पाई इंटू एल, पाई ने पाई को मार दिया। ठीक है, ये कितना हो रहा है बेटा, देखिए 300 हो रहा है, ये 300 हो रहा है क्या, 2 इंटू 150 300 हो रहा है, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, एल की वैल्यू 4 हेनरी आ रही है। सिंप्लीफाई कर लेना,
एल की वैल्यू 4 हेनरी आ जाएगी। आया क्या? अगला ये सवाल कॉपी करो, फिर सवाल को देखो सॉल्व। जिनका नहीं आया, बाकी बच्चे जिनका आ गया। अच्छा, देख अपन आई एल किसके बराबर, देख यहां से आई आर आ रहा होगा, है ना, और आई आर इधर से आ रहा होगा। आई आर किसके बराबर होगा, देख यहां से कुछ करंट आ रहा होगा अपने पास, इंडक्टर और कैपेसिटर में कौन सा लीड करता है कौन सा लैग करता है, अपने को पता है वी एल आई सी। वी एल आई सी करंट किस में लीड करता है, कैपेसिटर में, तो ये है अपने पास आई सी। ठीक है, और कितना है ये अपने पास करंट थ्रो इंडक्टर, ये दोनों की वैल्यू दी है, तो ये है 0.4 और ये है 0.8। तो इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा, 0.4 के बराबर। ठीक है, इन दोनों का नेट कितना आएगा, 0.4 के बराबर, और वही रेसिस्टेंस से भी होकर पास कर रहा होगा, तो फाइनल आंसर विल बी 0.8 के बराबर। गलती से कई बार बच्चे क्या करते हैं 1.2 कर देते हैं, ये हम लोग वेक्टर के जैसा स्केलर के जैसा नहीं ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। आप क्योंकि पोटेंशियल्स के कौन से फॉर्म में ले रहे हैं उसको पहले फेजर डायग्राम बताने के बाद ले रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग फेजर से सॉल्व करें इसलिए हम लोग डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली ऐड करके आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आया क्या? अगला इसको ट्राई करो, ट्राई करो इसको। देख बेटा, जिनका आ गया क्वालिटी फैक्टर, जिनका नहीं आया देख लो। क्वालिटी फैक्टर किसके बराबर होता है, वो ओमेगा नॉट अपॉन ट्वाइस डेल्टा ओमेगा के बराबर होता है। ट्वाइस डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आर अपॉन एल के बराबर आता है, और ये आ जाता है ओमेगा नॉट इंटू एल अपॉन आर के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये था क्वालिटी फैक्टर। अब इसमें क्या बोल रहा है, इफ द रीडिंग क्या बोल रहा है, इफ द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज वी इन द गिवन फिगर एट रेजोनेंस इट इज 200 वोल्ट। अच्छा, एट रेजोनेंस इट इज 200 वोल्ट। ओके, तो यहां पर अपने पास क्या बोल रहा है, देन क्वालिटी फैक्टर निकालने बोल रहा है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर निकालने बोल रहा है। देखो ओमेगा इंटू एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सएल लिख सकते हैं, और ये तो आर है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे करंट एंड करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर अपॉन पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टेंस। ठीक है क्या? अब देख, अब देख बेटा, रेजोनेंस अगर बोल दिया है, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल रहेगा वही तो इसके अक्रॉस भी रहेगा कैपेसिटर, और ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तभी तो इन दोनों का नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो वीसी जो कि अपने पास दे रखा है 200 वोल्ट, वो बराबर हो जाएगा, यानी क्वालिटी फैक्टर आप क्या बोलोगे, 200 है वीसी का और ये है 50, यानी ये आ गया 4 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया क्या? आया समझ में? कॉपी कर लीजिए और अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। इस सवाल को ट्राई करो। इस क्वेश्चन में इंडक्टर से करंट जो पास कर रहा वो दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू कैपेसिटर से जो करंट जा रहा है वो दिया हुआ है, तो अपने को पता है इन दोनों से नेट किधर जा रहा होगा, कौन लीड करता है, वीएलआईसी, है ना। वीएलआईसी कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो ये कैपेसिटर का करंट इधर हो जाएगा 0.4, और यहां पर है किधर 0.8, तो इन दोनों का माइनस करें तो ये 0.4 आ जाएगा। ठीक है, और करंट थ्रो रेसिस्टर्स दिया हुआ है, तो अगर हम लोग फेजर में या इंपेडेंस ट्रायंगल में आपने ये निकाल लिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यही रिजल्टेंट करंट हो जाएगा। वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, यानी आप इसे कितना बोल सकते हैं 0.5, विच इज ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया क्या बेटा? सवाल को ट्राई करो बेटा सभी लोग, इस सवाल को वापस से ट्राई करो, दूसरा सवाल इसको ट्राई करो। इस सवाल में बोल रहा है इंडक्टर कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सर्किट शोन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल दिया, देन एमीटर विल रीड 0 एम्पियर। अच्छा, कौन सा एमीटर 0 एम्पियर रीड करेगा, तो ये अपने को बताना है। ठीक है, ट्राई करिए, ट्राई करिए। चलो जिनका आ गया बहुत अच्छी बात, कुछ लोग का तो आ गया, जिनका नहीं आया देखें बेटा, क्या बोल दिया रेजोनेंस कंडीशन में, तो रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएगा। जब एक्सएल एक्ससी बराबर हो जाएगा तो रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा,
जब नेट रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा और रेसिस्टेंस एक्सटर्नल कुछ दिया नहीं है, तो क्या होगा, करंट यहां पर सर्किट में फ्लो करेगा या नहीं करेगा, यहां पर नेट करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो विच एमीटर विल रीड 0 एम्पियर, तो यहां पर नेट करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहां से कुछ करंट जाएगा, यहां से भी करंट जाएगा, बट इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से A1 भी करंट दे रहा होगा, A2 से भी करंट होगा, बट नेट दोनों का इफेक्ट जीरो आ रहा होगा। जितना ऊपर करंट होगा उतना ही नीचे भी करंट रहेगा। ठीक है, आया क्या? आइए बेटा, हम लोग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं, इसके लिए अपने को इम्पीडेंस ट्रायंगल आना बहुत जरूरी है। अगर अपन पावर फैक्टर की बात करें तो इसके लिए अपने पास इम्पीडेंस ट्रायंगल बहुत आना जरूरी है। मान लो वेलोसिटी, क्या बात कर रहा हूं मैं, एक सेकंड। हाँ, मान लो जो अपने पास वोल्टेज है V इज इक्वल टू वो कितना है, V0 sin ωt है। अपने को पता है, अपने को पता है कि करंट इससे लीड कर सकता है या लैग कर सकता है ना। तो आई की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, I0 sin ωt+5 लिख सकते हैं आप। करंट की वैल्यू को, करंट की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, sin ωt+5 लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो फाई है बेटा, फाई, ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, हम लोगों को पता है एक इंपेडेंस ट्रायंगल सर अभी हम लोग निकालते हैं, है ना। वो इंपेडेंस ट्रायंगल में जो फाई है वो अपने को देगा, ये इंपेडेंस ट्रायंगल में जो अपने पास फाई है वो देगा। अच्छा, अगर पावर की बात करें अपन बेटा, तो पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, V × I लिखते हैं ना। तो चलो इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, V0 I0 अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आ रहा है। ये आ जाएगा अपने पास sin of ωt × sin of ωt+5, sin of ωt+5। ठीक है, ठीक है। ये देखो किसके जैसा है, क्या ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, ये किसके जैसा है, sin C × sin D दिख रहा अपने को। तो इसको देखकर कोई सवाल या कोई फॉर्मूला चमका क्या, अगर आप 2 टाइम sin CD करते हैं, है ना, तो मैं ऊपर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 2 टाइम sin C × sin D किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, C+D। बिल्कुल cos C+D माइनस cos C - D। क्या ये बात अपन जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं ना, ये मैंने डिराइव हाँ भी सर। एक बार किया है ना। तो अब देखो इसको ले लिया हम लोगों ने और इसको लेकर जरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू, अब देखो V0 अपॉन, इसको मैं लिख देता हूं जरा और सिंप्लीफाई करते हैं, V0/√2, इसको कर दिया I0/√2। ठीक है, अब देखो sin C+D, सॉरी cos C+D, तो इन दोनों को ऐड करो पहले बेटा, क्या आ जाएगा, ऐड करो जरा। तो कॉस, कॉस इन दोनों को ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये शायद माइनस, OωT। ये प्लस आ जाता है। आई गेस ये माइनस प्लस होता है ना, थोड़ा सा चेक कर लेना, ये माइनस और वो प्लस होता है, जहां तक मुझे इसका डेरिवेशन दिख रहा है कि माइनस माइनस आता होगा तो माइनस एक कॉमन आ जाता है। क्यों, कहां से सर आप बता सकते हैं, याद करो cos A+B अगर हम लोगों ने लिख दिया, है ना, तो ये हो जाता है ट्वाइस कॉस, ये हो जाता है अपने पास क्या, cos A × cos B cos। माइनस sin A × sin B। वैसे ही cos of A - B आप करोगे तो सेम आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे प्लस होगा, जब आप ऐड करते हैं ना या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस 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 साइन आ जाता है, ऊपर वाला साइड वाला टर्म तो कट जाता है, माइनस आता है, उसी माइनस को इधर कर दिया है, बस यही किया है मैंने। अच्छा, तो cos C - D प्लस ये हो जाता, दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, चलो जरा बेटा अब इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग देखते हैं, इसे जरा सिंप्लीफाई करें और देखिए अपने पास कितना आता है। तो cos C - D पहले कर दिया, cos C - cos D, तो दिस माइनस दिस कर दिया तो -5 बचा, -5 बचा तो +5 ही रह गया, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा ही रह जाता, माइनस इन दोनों को कर दिया तो cos ऑफ ट्वाइस ωt +
फाइव रह गया। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू पढ़ा है, हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू पढ़ा है। आरएमएस वैल्यू में क्या पढ़ा है बेटा, कि एवरेज वैल्यू, जब आप आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू हम लोग लेने जाते हैं, हम लोग जब लेने जाते हैं फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो कॉस टू थीटा या कॉस थीटा की वन फुल साइकिल के लिए वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर। तो पावर अपने पास, अब देखो वी नॉट अपॉन रूट टू ये किसके बराबर हो गया, आई नॉट अपॉन आर रूट टू किसके बराबर हो गया, आई आर एम एस के बराबर हो गया, इंटू ये आया वी आर एम एस के बराबर आया, इंटू कॉस फाइव आया, ये आ गया अपने पास पावर का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब कॉस फाइव कैसे निकालेंगे बेटा, ये भी बात बहुत कमाल की है। ये जेड है अपने पास, ये आर है, और यहां पर क्या था, आइदर एक्सएल माइनस एक्सी था, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल था। तो कॉस फाइव को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस फाइव को आप क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन आर बाई जेड। जेड लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या, हाँ सर। हेलो, समझ में आया ना बेटा। हाँ सर। चलिए कॉपी कर लीजिए यहां तक। ये जो कॉस थीटा है ना बेटा, इससे हम लोग कई बार सर्किट में पावर फैक्टर भी लिखा होता है। तो पावर फैक्टर का मतलब पावर किस फैक्टर से मल्टीप्लाइड है, और यही फैक्टर अपने पास कॉस फाइव है। तो कॉस फाइव को हम लोग पावर फैक्टर भी कई बार सवाल में दे दिया जाता है। ठीक है, और z पूछ लिया जाएगा या r दे दिया जाएगा, z पूछा जाएगा, पावर फैक्टर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कॉस फाइव को हम लोग पावर फैक्टर भी बोलते हैं, इसको भी अपन दिमाग में रखेंगे। देख बेटा, अगर हम लोग बात करें, थोड़ा और डिटेल में चलना स्टार्ट करें, तो याद करो, अगर हम लोग रेसिस्टेंस का सर्किट लेते हैं, ठीक है, सिर्फ रेसिस्टेंस लेते हैं, रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस के लिए कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी, याद करो, रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो रेसिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस होता है क्या, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस होता है क्या। तो अपने को पता है वोल्टेज एंड करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है रेसिस्टेंस के लिए। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर। और अगर ऐसा है तो पावर कितना हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, और ऐसे ही कंपोनेंट को हम लोग वाटफुल करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग वाटफुल करंट बोलते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस को कई बार एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सर्किट भी बोला जाता है, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ सर्किट। अच्छा, अगर मैं यही बात करूं दूसरा, सपोज इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो, दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, कैपेसिटर, दोनों के लिए आई एंड वी के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है ना। किसी में वोल्टेज लीड करता है, किसी में करंट लीड करता है। ठीक है, आई और वोल्टेज के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा वो हमेशा कितने के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। और अगर ऐसा केस है तो पावर कितना आ जाएगा बेटा, पावर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी को वैटलेस करंट भी बोल दिया जाता है, वैटलेस करंट, वैटलेस करंट भी बोल दिया जाता है। समझ में आया क्या यहां तक, ठीक है, वैटलेस करंट को रिएक्टिव कंपोनेंट भी बोल दिया जाता है। कॉपी कर लीजिए, है ना, कॉपी हो जाए तो बताइएगा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एलसी ऑसिलेशंस की, एलसी ऑसिलेशंस, जैसा नाम बोल रहा है, क्या है, यहां पर एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो मान लो इसको हम लोग बात कर रहे हैं और मैं आपको इसको समझाऊंगा, इसका इक्वेशन फॉर्मूला बहुत आसान होता है। मैं आपको बिल्कुल इसका बेसिक समझा रहा हूं और कंपेयर करके भी बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना। देख बेटा, अगर हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम ले लें या फिर पेंडुलम का सवाल ले लें, पेंडुलम का सवाल ले लें, दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक,
देख बेटा, यहां पर अपने पास मान लो कैपेसिटर को चार्ज किया गया है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होगा, वन स्टेज रख लेते हैं, यहां भी एनर्जी स्टोर्ड है, कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हुआ करंट इधर फ्लो करने लगा, ठीक है, करंट फ्लो करने लगा, मतलब ये नीचे 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 आ रहा। एक ऐसा टाइम जब ये बॉटम पॉइंट पे होता है टू, ये वन पे चल रहा था, जब ये टू पे चल रहा है ना, जब ये टू पे आया तो क्या होगा, तब इसका पूरा का पूरा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में आ गया। चलो, तो इसका सेकंड पार्ट ड्रॉ करता हूं मैं, सेकंड पार्ट भी आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। इसका यहां का एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गया है, और यहां पर इसका मैक्सिमम एनर्जी आ गया है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास हाफ एल आई स्क्वायर, और यहां पे आप हाफ सी वी स्क्वायर रख सकते हैं, पहला हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 पॉइंट। अब देखो वापस से क्या होगा, वापस से क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किधर जा रहा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, ना ये दूसरी तरफ जा रहा। पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा, बट वो मीन पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, तो अपोजिट जा रहा, मतलब जो कि माइनस जहां स्टोर था वहां पे अब प्लस चार्ज स्टोर होने लगेंगे। ठीक है, तो कुछ प्लस चार्ज इधर, कुछ माइनस चार्ज स्टोर होने लगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये थ्री थ्री पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो थ्री पॉइंट पे क्या हो गया, मैक्सिमम कितना आ गया बेटा, मैक्सिमम कितना आ गया, मैक्सिमम पूरा का पूरा एनर्जी कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो यहां पे पूरा का पूरा प्लस आ गया, माइनस, ये कौन सा स्टेज है, थ्री है, ये टू था। अब वापस से क्या होगा बेटा, वापस से क्या होगा, अब एनर्जी, अब देखो ये भी इधर से इधर 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 आना स्टार्ट करेगा, मतलब यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो अब वापस से करंट फ्लो करेगा, और ये पॉइंट ले लिया मैंने फोर्थ। तो फोर्थ पे आने के बाद क्या होगा, ये जो एनर्जी था अपने पास कैपेसिटर वाला, वो खत्म हो जाएगा, और इंडक्टर में वापस से एनर्जी आ जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये यहां से यहां से यहां से ऊपर जाएगा, अपने पुराने पोजीशन पे जाएगा, और यही एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, करंट इधर से इधर जाने लगा था, नेक्स्ट क्या होगा कि पूरी तरह से जो चार्ज है अपना, वो इस प्लेट पे आ जाएगा, माइनस चार्ज इस प्लेट पे आ जाएगा, और ये कहलाया है एक टाइम पीरियड ऑफ द साइकिल। समझ में आया क्या बेटा। आइए, अब एलसी ऑसिलेशंस के इक्वेशन को हम लोगों ने डिराइव करना स्टार्ट करते हैं हम। तो अपने पास क्या था, अपने पास था एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, है ना। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। तो अपने पास दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल अगर दे दूं, इसमें स्टार्टिंग चार्ज क्यू, है ना, और कैपेसिटेंस सी दे देते हैं, या किसी टाइम पे क्यू और सी दे देते हैं, यहाँ पे एल है। तो देखो अपने को क्या पता, पोटेंशियल सर बराबर होगा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाता है, क्यू इज इक्वल टू होता है अपने पास सी वी। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी, तो क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अच्छा, अब देख बेटा करंट डिक्रीज कर रहा, है ना, और आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा। ये बात अभी अभी हम लोगों ने देखा। तो इसको और अच्छे से लिखते हैं, क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस, है ना, माइनस एल आ गया, डी अपॉन डी टी, कितना आया ये डी क्यू अपॉन डी टी। यानी इसको और आप क्या लिख सकते हैं, है ना, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस वन बाई एल सी इंटू क्यू। अब देखो ये किसके जैसा है, याद करो एस एच एम अगर आपको याद हो तो, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। तो ये भी क्या देख रहा अपने को, चार्ज का दो बार डिफरेंशिएशन है, इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल सी इंटू क्यू। तो अगर इक्वेशन में टू ले लूं और इक्वेशन वन ले लूं, तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू अगर आप कंपेयर करें, तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ एल सी के बराबर होगी। यानी टाइम पीरियड आप कितना निकाल सकते हैं,
टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई अपॉन यानी 2 पाई अंडर रूट LC के बराबर। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? 2 पाई अपॉन होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फिर से बता रहे हो बेटा, 2 पाई अपॉन होता है, 1/ओमेगा इज अंडर रूट LC। तो आप बता सकते हैं यहां से। पूरा सा चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। कब? याद करो जब हम लोग बात किए थे, AC स्टार्ट करे थे, उसी टाइम पे बोला था कि ग्रिड से अपने पास पहले करंट आता है, तो उसको लाने के लिए, ट्रैवल कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हाई वोल्टेज में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, स्टेप अप करते हैं। फिर जब वो अपने पास ग्रिड में आता है तो वहां पे थोड़ा हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। फिर जब आपके घर के पास वाले ट्रांसफार्मर पे आता है तो वहां पे स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है। तो पहली बात कि ट्रांसफार्मर बेस्ड किस पे करता है और डायग्राम कैसा होता है, तो इसका डायग्राम भी थोड़ा सा मैं आपको चलो साइड व्यू बनाकर दिखाने की कोशिश करता हूं। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, यहां से ये ऐसा, और यहां से कॉइल्स ये ऐसा। ठीक है, इसको इधर हटा दो। आयो। तो ये कुछ ऐसा दिखता है ट्रांसफार्मर, है ना। ऑल्दो जैसा सोचा था वैसा नहीं बना है, कोई बात नहीं। इनके बीच में या ऐसा कुछ ये रहता है ना। ये किसका बना होता है? ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है, पहली बात, है ना। और ये जो प्लेट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स है, एक रॉड से मिलकर नहीं बनाया होता है, ये बहुत सारे प्लेट से मिलकर बना होता है। अरे आओ। तो यहाँ पर अपने पास बहुत सारे कॉइल्स हैं। एक्चुअली में कैसे होता है, अगर आप देखोगे कभी भी, तो ये बहुत सारे सॉफ्ट आयरन कोर जो कि प्लेट्स होते हैं आयरन के, उससे मिलकर बनाया जाता है इसे। क्यों सर एक लगातार या पूरा एक कंप्लीट मटेरियल्स क्यों नहीं लेते हैं? याद करो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ईडी लॉस। तो अगर कंप्लीट सॉलिड ले लेते हैं हम लोग तो वहां पे ईडी लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उसी को मिनिमाइज करने के लिए याद करो हम लोगों ने इस बात पे चर्चा भी करा था कि जब ईडी लॉस आप कंसिडर करें और उसको मिनिमाइज करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं उसको? आप बहुत सारे वहां पे पॉकेट्स बना दें, तो पॉकेट्स बनाने से ईडी लॉस कम हो जाता है। ठीक है। तो चलो, ऐसा कुछ बहुत सारा प्लेट है, इसका फ्रंट व्यू अगर दिखाया जाए, फ्रंट व्यू दिखाया जाए, तो ये है इसका फ्रंट व्यू, जहां पर क्वाइल्स लपेटे जाएंगे। तो ये है फ्रंट व्यू उसका। अच्छा, अगर क्वाइल्स की बात की जाए तो यहां पे क्वाइल्स लपेटे होते हैं। ठीक है। ये अपने पास, तो पहली बात, इस पॉइंट को जहां पर करंट आ रहा है इसको प्राइमरी बोल देते हैं हम लोग, और इधर से दूसरे वाले को सेकेंडरी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसे सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी क्वाइल्स बोल देते हैं। ये क्या है अपने पास? ये है प्राइमरी क्वाइल्स, प्राइमरी क्वाइल्स। और इधर क्या है बेटा? इधर है अपने पास सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ये बात समझ में आया क्या बेटा? प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, देख बेटा, ये किस पे काम करता है? ये किस पे काम करता है? तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, इसका मतलब क्या है बेटा? याद करो, हाँ, ये हम लोग EMI वाले टॉपिक को फिर से थोड़ा सा याद करें कि करंट एक में आएगा और फ्लक्स लिंक दूसरे का होगा। ठीक है, तो करंट इन प्राइमरी अगर आया तो फ्लक्स किसका हम लोग देखेंगे? सेकेंडरी का। ठीक है, और क्योंकि ये करंट ही चेंज होगा, तो अगर d∅/dt हो जाए, d∅/dt हो जाए, तो वो EMF आ जाएगा, EMF इन सेकेंडरी आ जाए। ठीक है, वो M × DIP/dt हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या बेटा सबको?
अब बेटा, तो ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे था। अब अपने को पता है ईएमएफ इंड्यूस सेल्फ इंडक्टेंस के कारण भी हो रहा होगा। तो अगर हम लोग, और सेल्फ इंडक्टेंस के कारण भी कुछ फ्लक्स चेंज क्या होगा, डी फाई अपॉन डी टी, और करंट चेंज हो रहा तो फ्लक्स चेंज होगा ही होगा। तो अगर करंट या ईएमएफ इन प्राइमरी करे, और यहां पर देख सकते हो आप एन नंबर ऑफ कॉइल्स है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी इंटू डी फाई अपॉन डी टी। ये बात कर सकते हैं हम लोग, फ्लक्स चेंज बात कर सकते हैं ना अपन। सिमिलरली, सिमिलरली देख, जितना फ्लक्स चेंज होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस में, क्या याद करो, जितना फ्लक्स चेंज होगा वो कंप्लीटली दूसरे में इनक्लोज हो जाएगा। ये जो कोर्स बनाते हैं बेटा, ये हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर्स बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर्स बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर्स बनाते हैं, आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर बनाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में अगर फ्लक्स चेंज या ईएमएफ इन सेकेंडरी कर दिया जाए, वो कितना होगा, माइनस एन एस इंटू डी फाइव बाई डी टी। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, है ना, तो अपने को क्या दिखेगा, ईएमएफ इन वन या फिर ईएमएफ वोल्टेज इन प्राइमरी बाई वोल्टेज इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। क्या ये बातें समझ में आई क्या, क्या ये बातें समझ में आई क्या बेटा? चलिए देख बेटा, अगर हम लोग पावर इन प्राइमरी की बात करें, है ना, तो पावर क्या होगा, पावर होगा करंट इन प्राइमरी इंटू वोल्टेज इन प्राइमरी हो जाएगा। और ये पावर क्या हो जाएगा, दूसरा पावर अगर लिखे तो करंट इन सेकेंडरी इंटू वोल्टेज इन सेकेंडरी। कई बार इफिशियंसी बोला जाता है बेटा, इफिशियंसी हमेशा क्या होगा, ऑल्दो कुछ ना दिया जाए तो आप 100% इफिशियंसी मान सकते हैं, नहीं तो सवाल में कई बार दे दिया जाता है इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी क्या होगा, पावर इन सेकेंडरी अपॉन अपॉन पावर इन प्राइमरी, जो इनपुट होता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो पावर इन सेकेंडरी कितना हो गया, वो हो गया आई एस इंटू वी एस अपॉन आई पी इंटू वीपी, ये हो गया, है ना। तो यहां से आप पावर इन सेकेंडरी बता सकते हैं। समझ में आया क्या बेटा, यहां तक समझ में आया क्या, पावर इन सेकेंडरी बता सकते हैं आप। अगर मान लीजिए ऐसा कर दिया जाए बेटा, मान लीजिए ऐसा कर दिया जाए, क्या, कि इफिशियंसी इज इक्वल टू 100% है, 100% है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एस इंटू वी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आईपी इंटू वीपी लिख सकते हैं, है ना। तो वीपी अपॉन वीएस अगर मैं बोलूं तो किसके बराबर है ये है वीपी अपॉन वीएस किसके बराबर है, आई एस अपॉन आईपी के बराबर है। और वीपी अपॉन वीएस किसके बराबर था, एनपी अपॉन एनएस के बराबर था, तो एनपी अपॉन एनएस के बराबर है। ये समझ में आया क्या, ये मेन इक्वेशंस है, समझ में आया यहां तक। देखो बेटा, अभी तक जो चर्चा कर रहे थे उसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अगर अपने को क्या पता था कि वीपी बाई वी एस इज इक्वल टू एनएस, सॉरी एनपी अपॉन एनएस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कॉइल्स। अगर बेटा ऐसा हो जाए कि सेकेंडरी का वोल्टेज मोर देन प्राइमरी है, ठीक है, तो इसको हम लोग, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को बढ़ाया गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर ऐसा कंडीशन है, अगर ऐसा कंडीशन है, तो एनएस की वैल्यू कैसे होगी, एनपी से ज्यादा होगी। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए करंट की बात करें हम लोग, तो करंट और पावर इनवर्सली करंट और वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखना जरा, देखो आप क्या देख रहे हैं, करंट एंड करंट एंड वोल्टेज दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो सेम कंडीशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, करंट इन प्राइमरी शुड बी ग्रेटर देन करंट इन सेकेंडरी। ठीक है, तो अगर ऐसा इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा अपने पास, सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो लेस देन हो जाएगा प्राइमरी से, यानी नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी विल बी लेस देन नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी, यानी कि करंट इन सेकेंडरी विल बी मोर देन करंट इन प्राइमरी। अगर इन तीनों में से कोई भी हो तो कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ में आया क्या यहां तक? ठीक है ना? स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आया है? आया है? ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए। आ जाओ बेटा। अब हम लोग बात करें कि लिमिटेशन या फिर लॉसेस किस टाइप के होते हैं अपने पास। ठीक है, लॉसेस की अगर हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर में, तो सबसे पहला जो लॉस है अपने पास वो फ्लक्स का लॉसेस, फ्लक्स लीकेज। 100% जो फ्लक्स है वो कभी भी दूसरे में नहीं इंड्यूस्ड हो पाता है, फ्लक्स का लॉस हो जाता है। दूसरा जो लॉसेस है वो ईडी लॉसेस है, ईडी लॉसेस। ठीक है, ईडी करंट के कारण लॉसेस। तीसरा जो लॉस है अपने पास, तीसरा जो लॉसेस है वो बिकॉज ऑफ पावर लॉस और बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस इन द वाइंडिंग कॉइल। ठीक है। एंड फोर्थ टाइप का जो अपना लॉसेस है वो बिकॉज ऑफ हिस्टैरिसिस। याद करो, हम लोग हिस्टैरिसिस भी पढ़े हैं, मैग्नेटिक हिस्टैरिसिस, हिस्टैरिसिस। ठीक है, तो ये चार टाइप के लॉसेस हैं, ये चार टाइप के लॉसेस हैं जो कि एक ट्रांसफार्मर में होते हैं। समझ में आया यहां तक? लास्ट एक छोटा सा पार्ट हम लोग कर लेते हैं, चोक कॉइल। हम लोग कर लेते हैं चोक कॉइल। ठीक है, कभी कभी एक थ्योरी आ जाती है चोक कॉइल की। देखो, चोक कॉइल कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे आपके घर पे जो पहले ट्यूबलाइट आती थी ना, वहां पे एक छोटा सा कॉइल होता था जिसको अपन घुमाते थे, है ना? देखा है क्या? देखा है क्या? कई बार जो लाइट बंद हो जाती है तो अपन वो चोक कॉइल को घुमाते थे। तो चोक कॉइल क्यों यूज होता है या और क्या होता है? ठीक है, चोक कॉइल क्या होता है? हाँ बेटा, चलिए। तो चोक कॉइल क्या होता है? ये हाई इंडक्टेंस, ये चोक कॉइल इज अ कॉइल, choke coil is a coil having बहुत हाई इंडक्टेंस एंड लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस बहुत कम है, इंडक्टेंस हाई है। तो इंडक्टेंस हाई होने के कारण क्या होता है और लो रेसिस्टेंस होने के कारण क्या होता है? एज कंज्यूम नो पावर इन द सर्किट, नो पावर, कोई भी पावर को कंज्यूम नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्यों यूज किया जाता है? टू रिड्यूस द वोल्टेज अक्रॉस, ये यूज किया जाता है टू रिड्यूस द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए ये यूज किया जाता है। समझ में आया? ये 3 पॉइंट ही है जो इंपॉर्टेंट बात होती है, ये 3 पॉइंट ही है जो इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी चोक कॉइल के लिए। कई बार ये भी पूछा जाता है कौन सा ट्यूब यूज करता है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, जो कि आप पूछा नहीं जाता है। मेन ये 3 पॉइंट है जिससे रिलेटेड सवाल आते हैं कभी कभी। समझ में आया क्या बेटा? तो ये है अपने पास पूरा एसी करंट का कंसेप्ट। सब लोग वीडियोस को देख लेना, है ना? मैं वीडियोस भेज रहा हूँ अभी, तो वीडियोस भी अपने दोस्तों को बोलना देख लेने के लिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को ना बेटा? हाँ ना बोल दो।